हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज आपके लिए एक खबर है जो कि पीछे भी कई समय तक ये चर्चा में रही और अक्सर चर्चा में रहती भी है। ये पर्टिकुलर स्थल जो है चर्चा में रहता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए कला एवं संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मंदिर यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर को लेकर के अक्सर जो है वो प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। खैर, खबर क्या है आइए जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं। खबर कह रहे हैं, नो सीक्रेट चैम्बर इन पुरी जगन्नाथ टेम्पल्स, रत्न भंडार। अब आपने अक्सर सुना होगा कि पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है ये पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार चर्चा में है। जैसे अगर हम इसको देखें तो कोरोना के समय में भी इसमें काफी चर्चा से लेकर के अभी तक चर्चा चलती चली आई। जैसे कोरोना के समय में इसके द्वार बंद कर दिए गए थे, मंदिर को बंद किया गया एक लंबे समय तक के लिए, फिर उसको ओपन किया गया, फिर उसमें कोविड को लेकर के ये बातें हुई कि जो कोविड निगेटिव हैं वो उसमें प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे ही उस समय चर्चा चली थी, तब की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अभी हालिया जब इलेक्शंस हुए, आपने देखा उड़ीसा में, तो उसके बाद वहां पे जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने यहाँ पर जो चारों द्वार थे वो चारों द्वार खुले नहीं थे, चारों द्वारों को ओपन करवाया गया। फिर उसके बाद इसमें जो रत्न भंडार है उस रत्न भंडार को ओपन करवाने की बात की गई थी। अभी इसी साल आप देखेंगे जुलाई के आसपास रत्न भंडार इसमें ओपन करवाए गए थे, जो कि 46 साल से, पिछले 46 साल से बंद था। अब ये कहा गया है कि अभी यहां पर क्या खबर है, अभी खबर ये है कि उस रत्न भंडार के अंदर जो अभी थोड़े दिन पहले ओपन किया गया था उसके अंदर एक सीक्रेट चैम्बर था, एक गुप्त कह सकते हैं कि गुफा या एक चैम्बर या एक कमरा हुआ करता था। इसको ओपन करने की बात यहां पर हो रही थी, इसको सर्च करने की बात यहां पर हो रही थी। तो अभी ये क्लियर हो गया है, आज की डेट में क्लियर है कि किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट चैम्बर रत्न भंडार के अंदर नहीं है। यानी सीधे सीधे तौर पे कहा जाए तो रत्न जो भंडार है, रत्न भंडार जो है उसके अंदर किसी प्रकार का सीक्रेट चैम्बर होना ये एक प्रकार से मिथक साबित हुआ है। यानी कि ये केवल एक कही सुनी बात जो है वो साबित हुई है। उड़ीसा के जो मिनिस्टर हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज, उन्होंने इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट किया हुआ है। देख सकते हैं आप इसके बारे में, यहाँ पर ये न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ मैंने यहाँ पर लगाई है। आइए इसी खबर को थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए इसमें फिर से एक बार ये समझने का प्रयास किया जाए कि जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल की वास्तुकला की इंपॉर्टेंस क्या है और इस टेम्पल का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और आपको इस सेशन के अंत में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मैं MCQ यानी कि क्वेश्चन जो है वो प्रदान करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। तो आखिरी तक, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। तो देखिए, उड़ीसा के जो कानून मंत्री हैं पृथ्वीराज हरिचंदन, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार से यहां पर कोई सीक्रेट चैम्बर नहीं है। ये मैंने आपको यहां पर दिखाया। ठीक है, उड़ीसा लॉ मिनिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन अनाउंस दैट प्राइमरली अगर देखा जाए, नहीं शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार से नीचे कोई इस तरीके की ट्रेजरी में किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट चैम्बर आपको नहीं मिला है। ठीक है, ये चीज उन्होंने कही है। अभी जो सीक्रेट चैम्बर है इसमें इसका सर्वे करने के लिए दो संस्थाएं जो है वो जिम्मेदार रही। एक तो ASI है जिसको आप बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है वो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये दो हैं, और ये क्या है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। इन दोनों ने अपनी जो रिपोर्ट है अभी सौंपी नहीं है, फाइनली रिपोर्ट नहीं सौंपी, लेकिन ये मतलब प्राइमरीली अगर देखा जाए, प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो ये ओपन हो गई बात कि ऐसा कुछ यहाँ पर है। जुलाई में इसी साल की अगर हम बात करें तो उड़ीसा सरकार ने पिछले 46 वर्षों से यहाँ पर बंद एक खजाना था, ट्रेजरी था, जिसको ओपन किया था। बहुत सारा उसमें धन और मुद्राएं इत्यादि प्राप्त हुई थी, लेकिन पिछली बार जब इसको ओपन किया गया था उसकी तुलना में कुछ कमी भी पाई गई थी, ऐसा भी उस समय की न्यूज़ थी।
तो एएसआई ने सबसे पहले क्या किया, एएसआई ने लेजर स्कैनिंग जो है वहां पर किया। एक्चुअली ये जो टेम्पल है, उस टेम्पल का जो कमेटी है, समिति जो है, उस टेम्पल की कमेटी ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से कि इसमें सर्वे जो है वो एएसआई के माध्यम से करवाई जानी चाहिए। तो सरकार ने इस चीज़ को माना और उसको फिर एएसआई को बोला कि आप इसमें रिसर्च कीजिए। तो एएसआई ने लेजर स्कैनिंग करी है पूरे के पूरे इस हिस्से की जहां पर संभावना थी कि सीक्रेट चैम्बर्स हो सकते हैं। तो उसकी पूरी लेजर स्कैनिंग उन्होंने करी, उसका 3D प्रिंट जो है उन्होंने बनाया, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी सीक्रेट चैम्बर का, किसी भी प्रकार के गुप्त चैम्बर का उनको कोई पता जो है वो नहीं मिला। फर्स्ट राउंड में उन्होंने ये चीज की, तकरीबन 3 घंटे तक लगातार जो है ये रिसर्च जारी रही। ठीक है, 2 से 3 घंटे तक लगातार उन्होंने रिसर्च करी और उन्हें कोई चीज प्राइमरली मिली नहीं। उन्होंने फिर ये सजेस्ट किया कि इसकी सेकेंड राउंड की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए एक बार से। तो अब 18 सितंबर की बात करें तो 18 सितंबर को एएसआई के जो महानिदेशक हैं जानवीर शर्मा, उन्होंने कोषागार में अपने तकरीबन 17 जो अन्य सहयोगी थे उनके साथ में प्रवेश किया था और प्रवेश करके लेजर स्कैनिंग करके इसको जो है समझने का प्रयास किया, तो उसमें कुछ मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि जो अगला जो स्टेप है, क्योंकि प्राइमरीली लेजर स्कैनिंग से तो कुछ मिला नहीं, तो ये कहा गया कि ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार यानी जीपीआर के माध्यम से, ठीक है, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जो है उसके माध्यम से भी एक बार हमें सर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो है जांच होती है, तो इसकी जो है सिफारिश करी गई। दूसरे दौरे की जांच की सिफारिश यहां पर एएसआई ने करी। तो जब एएसआई ने इस तरह के जांच की बात करी तो इस तरीके की जांच किसने करी है, एनजीआरआई ने। ठीक है, एनजीआरआई वही नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एनजीआरआई जो है वो काफी काफी बड़ी बड़ी तीव्रता वाली मशीनें जो है वो लेकर के आया। 200-400 से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली मशीनें लाई गई और उस मशीनों के माध्यम से जो सतह है उस सतह के तकरीबन 10 मीटर नीचे तक का पूरा जो है खोज किया जा सकता था। स्ट्रक्चर जो है अगर वहां पर कोई मौजूद है तो उसको प्राप्त किया जा सकता था और उसके होने के प्रमाण जो है वो प्राप्त किए जा सकते थे, परंतु इनके द्वारा भी इस तरीके का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। तो अंततः जो है रत्न भंडार से जुड़ा जो ये एक बात ये थी कि यहां पर कोई सीक्रेट चैम्बर है, ये मिथक साबित हुआ। इसके पहले एक और भी मिथक हुआ करता था रत्न भंडार से जुड़ा हुआ ही। लोग कहा करते थे कि जो रत्न भंडार है, जब खुला नहीं था ये 46 ईयर बिफोर जो है इसको ओपन किया गया था, तब से नहीं ओपन किया गया था, अभी रिसेंटली इसको ओपन किया गया। तो इसको लेकर के भी मिथक हुआ करता था कि रत्न भंडार जो है उसकी रक्षा जो है वो सांपों के द्वारा की जा रही है। और अक्सर लोग ये कहा करते थे कि वहां से अंदर से हिजिंग साउंड आते थे, फुसफुसाहट की जो है वो आवाजें आया करती थी। तो तब आपने देखा कि जुलाई 2024 में ही इसको ओपन करा गया। ओपन करने के लिए भी टीम बुलाई गई, एएसआई वहां पर भी मौजूद रहा। इसके अलावा जो मतलब सांप वगैरह को जो कंट्रोल करने वाली जो संस्थाएं हो सकती हैं उनकी प्रेजेंस में बाकायदे इसको ओपन कराया गया और ये पाया गया कि वहां पर कोई भी सांप वगैरह नहीं था, कोई भी इस तरीके का इंसेक्ट वगैरह नहीं थे, इनफैक्ट सांप भी नहीं था उसमें कोई। तो वो भी एक मिथक साबित हुआ था। तो ये दूसरा मिथक है जो मंदिर से जुड़ा रहा, जो कि मिथक ही साबित हुआ, सत्य साबित नहीं हुआ। अब हम समझेंगे मंदिर का इतिहास क्या है। तो खबर हो गई, खबर से जरूरी चीज जो है वो यह है कि मंदिर का आइए एक बार इतिहास समझते हैं। उस इतिहास को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि P2I बैचेस जो हैं वो आपके लिए नवंबर के बैच के तौर पर शुरू किए जा रहे हैं 11 नवंबर से। इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड अभी आप देख सकते हैं इसके अलावा आपको 18 बुक्स जो हैं उसका सेट भी पूरा मिल जाएगा। प्रीलिम्स जब आपको आ रहा होगा तो प्रीलिम्स के लिए आपको एक सेपरेट बैच SIP मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से। मेंस जब आपका आ रहा होगा और आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा तो आपको एक और बैच यहां पर मिलेगा जिसको फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तौर पर देखा जा सकता है। तो आप MRP यहां पर ले सकते हैं। ये उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई किया है, निःशुल्क आवासीय सुविधा उनको यहां पर मिलेगी। दोनों के समय में मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल रहे होंगे, इसके अलावा इंटरव्यू इसके बाद होगा, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोगों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो ये 3-4 सुविधाएं जो हैं सब इसमें मिलने वाली हैं।
तो जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़िए, बाय नाउ वाले ऑप्शन में जाकर के कूपन कोड यूज कीजिए विरद लाइव। वहां पहले से जो कूपन कोड है या फिर किसी भी अन्य कूपन कोड को आप ना यूज करें। कहीं से भी कोई दूसरा कूपन कोड यूज करने की बात आ रही है तो आप तत्काल मुझसे जो है संपर्क करें, ठीक है। किसी भी प्रकार से दूसरा कूपन कोड ना यूज करें। चलिए अब हम पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वो भारत के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य जी ने यहां पर विजिट किया था। लेकिन आगे की अगर हम बात करें तो भारत के 4 धाम जो हैं उन 4 तीर्थ स्थलों में से एक जो है वो पुरी जगन्नाथ है, जो पूर्वी धाम के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि जैसे पश्चिम में आप देखेंगे तो द्वारका है, दक्षिण में आपका रामेश्वरम है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो 4 धाम हैं उनमें में से पूर्वी जो धाम है वो कौन सा है, वो आपका ये पुरी जगन्नाथ वाला कहलाता है। और आपको ये भी मालूम होगा, अभी कुछ समय पहले न्यूज में पुरी जगन्नाथ मंदिर इसलिए भी था कि इस वर्ष आपने देखा कि वहां पर रथ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से करी गई थी। तो ये रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। वार्षिक रथ यात्रा होती है और वार्षिक रथ यात्रा जो होती है उसमें जो भगवान जगन्नाथ और उनके साथ में उनके भाई जो हैं और उनकी बहन जो हैं वो तीनों लोग 3 किलोमीटर की एक यात्रा तय करते हैं और ये परंपरा एक लगातार चली आ रही है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है, ये जगन्नाथ यात्रा वाला जो डिटेल्ड एनालिसिस है, ये डिटेल्ड एनालिसिस इसी स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल पे दिलीप सर के माध्यम से किया गया था। तो आप वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पाना चाहते हैं तो दिलीप सर का वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मूर्तियां रखी गई हैं ये मूर्तियां लकड़ी की मूर्तियां हैं। एक तो ये बात है, दुनिया में अगर आप देखेंगे ज्यादातर जगहों पर जो मूर्तियां हैं वो पत्थरों की बनाई जाती हैं। इसके विपरीत यहाँ पर जो मूर्ति है वो लकड़ी की मूर्ति है। हर साल जो है देवता वगैरह जो हैं उनका नव कलेवर किया जाता है। नव कलेवर का विस्तृत प्रक्रिया जो है वहां पर अपनाई जाती है। मतलब इसका लिंक जो है या इसका रिलेशन जो है इस बात से है कि यहाँ पर पुनर्आगमन या फिर पुनर्अवतार वगैरह जो है यहाँ पर होता है देवताओं का। ये प्रक्रिया यहाँ पर कंटिन्यूअसली काम करती है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि 4 धामों में से एक है। तो 4 धाम कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक मैप भी लगाया है विद जो उनकी प्रेजेंस है, लोकेशन उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर बद्रीनाथ धाम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है वो द्वारका में है, तीसरा जो है वो आपका रामेश्वरम है और चौथा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल पुरी में, ठीक है। तो ये 4 जगहों पर 4 अलग अलग धाम हैं जिनको 4 धाम के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी धाम के तौर पर है। इसको कई सारे नामों से जानते हैं। इसे पुरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, श्री मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसे बड़ा देउल या बड़ा देवला के नाम से भी जानते हैं और जगन्नाथ मंदिर के नाम से तो हम इसे जानते ही जानते हैं। अगर हम इस मंदिर के बारे में देखें तो इस मंदिर की जो ऊंचाई है, अगर हम जमीन से इसकी ऊंचाई देखें, जो बेस है वहां से इसकी ऊंचाई देखें तो ये तकरीबन 214 फीट ऊंचाई पर है। तो भारत में कई ऊंचे मंदिर हैं, उन कई ऊंचे मंदिरों में से ये भी एक ऊंचे मंदिर के रूप में है। तकरीबन 10 एकड़ ऊंचे पत्थर के ऊपर इसको बनवाया गया है, ठीक है। तो आप इसका जो बेस है, आधार जो है वो भी 10 एकड़ ऊंचाई पर आपको देख सकते हैं कि इसका एरिया जो है वो फैला हुआ है और पत्थर की ऊंचाई पर एस्टेब्लिश है। पूरा का पूरा टेम्पल जो है वो 2 दीवारों से घिरा हुआ है, ठीक है। 2 दीवारों से किस प्रकार से घिरा हुआ है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसमें एक इनर वॉल है, एक आउटर वॉल है। तो चारों तरफ से एक इनर वॉल है, इसको घेरे हुए है, ठीक है। और एक जो है वो ये आउटर वॉल पे हमें जाना था, ये एक इस तरीके से अंदर की ओर एक इनर वॉल है। तो 2 वॉल्स जो हैं पूरे मंदिर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब इसमें से जो मेघनाद प्राचीर जो है, ये मेघनाद प्राचीर ये आपकी आउटर वॉल है, ठीक है। ये मेघनाद प्राचीर जो है ये क्या है, ये आपकी बाहरी दीवार है, ये आपकी बाहरी दीवार है। और जो ये कूर्म प्राचीर है या कूर्मा प्राचीर के तौर पर इसको जाना जाता है, ये आंतरिक यानी कि इनर वॉल है, ठीक है। तो इस तरीके की 2 दीवारें हैं। तो ये 2 प्राचीर हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी हाल ही में जिस समय ये सर्वे किया जा रहा था तो उस समय मेघनाद प्राचीर में कुछ दरारें भी देखी गई हैं। तो ये जो दरारें हैं, इन दरारों को भी
सही करने का प्रयास करने की बात कही गई है। ठीक है, वास्तुकला के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। वास्तुकला की शैली जो है वो कलिंग शैली है। उत्तर भारत के मंदिरों में ज्यादातर आप देखेंगे कि नागर शैली आपको देखने को मिलती है। नागर शैली में पूर्वी हिस्से में नागर शैली की उपशैली है जिसको हम लोग कलिंग शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? कलिंग शैली के नाम से। अब देखिए, जो देखभाल है इस पूरे स्ट्रक्चर की, ये स्ट्रक्चर की देखभाल करता है ऑफिशियली एएसआई, और अभी एएसआई ने इस मामले में इंटरफियर किया हुआ था। इसमें 3 मूर्तियां आपको मुख्य तौर से देखने को मिलेंगी, जो हम भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां पर दिखाई थी। ये मूर्ति, इसमें एक भगवान जगन्नाथ की है, दूसरी जो है यहां पर आप देख सकते हैं ये बलभद्र की है, और तीसरी मूर्ति जो है आप देखेंगे ये सुभद्रा जी की है। तो बलभद्र जो बलराम जी हैं वो भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं, तो वो इनके भाई, और इनकी बहन सुभद्रा जो है उनको तीनों लोगों को यहां पर दिखाया गया है। चलिए अब इसके टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। उससे पहले बता दें 2025 में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको फास्ट ट्रैक बैच में जुड़ना पड़ेगा, जिसमें फटाफट और तीव्रता से और ज्यादा पढ़ाई कराई जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज ऐसी है जो नहीं पढ़ाई जाएगी, या फिर ऐसी है जो समझाई नहीं जाएगी, या फिर इतना जल्दी पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ में ना आए। इसमें मेन बात यह है कि आपको जो क्लासेस हैं वो ज्यादा दी जाएंगी, टाइम आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे रेगुलर बैचेस में एक दिन में आपको एक क्लास मिलती है, तो यहां पर आपको एक दिन में 2 क्लासेस मिल सकती हैं, प्रैक्टिस सेशंस ज्यादा हो सकते हैं। इस तरीके की मेहनत आपको यहां पर मिलेगी, इसलिए इसको फास्ट ट्रैक बैच कहा गया है। इसमें भी आप विरत लाइव कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 16 नवंबर से 6 बजे जो है इसमें क्लासेस शाम को शुरू हो जाएंगी। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। अब देखिए, मंदिर के इतिहास की जब हम बात करेंगे तो ये जो मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास इसको पुनर्निर्मित करवाया गया था। गंग वंश के, पूर्वी गंग वंश के एक शासक हुआ करते थे, पूर्वी गंग वंश के एक शासक हुआ करते थे अनंत वर्मन चोंडगंग। ठीक है, इन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था। अब देखिए, पूर्वी गंग शासक और एक पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी गंग शासक भी आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि पूर्वी गंग शासक आपको यहां पर लिखना होगा। ठीक है, तो यहां वाला जो एरिया है ये पूर्वी गंग शासक का है, पूर्वी गंग शासकों का है, और इधर जो है आप गंग शासक एक और यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वी गंग शासकों में से। फिर इसके बाद इनके एक उत्तराधिकारी थे जिनका नाम है, उत्तराधिकारी क्या, इनके आगे की पीढ़ी में आने वाले एक और शासक हुए, इसी अनंत वर्मन जिस वंश से बिलोंग करते हैं उसी वंश में आगे शासक हुए नरसिंह देव द्वितीय। उनका एक ताम्रलेख है जिसका नाम है केंदुपटना ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्र अभिलेख जो केंदुपटना है उसमें इस बात के प्रमाण दिए गए हैं कि इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम अनंत वर्मन चोंडगंगा ने किया था। फिर उसके बाद 1174 ईस्वी में अनंग भीम देव जो हैं उन्होंने इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनवाए। ठीक है, कुछ अदर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उन्होंने ऐड किए। ऐसा माना जाता है कि अनंग भीम देव से किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई थी, और उसके पश्चाताप करने के लिए इनको जो है मंदिर परिसर में मतलब फिर उसके पश्चाताप के लिए उन्होंने काफी सारे टेम्पल आर्किटेक्चर्स वगैरह उन्होंने किए। तो इस वाले टेम्पल में मेन जो टेम्पल है गर्भगृह वाला, उसके अलावा जो अन्य स्ट्रक्चर्स हैं उसको बनाने का काम अनंत भीम देव के द्वारा किया गया। अन्य सहायक मंदिर जो है उन्होंने बनवाए, और तकरीबन 14-15 साल तक अन्य सहायक मंदिर ये बनते रहे। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो, और जो जगन्नाथ मंदिर की जो दीवारें हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको यहां पर बताया, वो दीवारें भी इन्हीं के समय में बताई गई। इसके अलावा इस पूरे टेम्पल की देखरेख के लिए उन्होंने सेवकों का एक दल तैयार किया। उन सेवकों के दल को 36 नियोग कहा गया। तो 36 नियोग का भी इन्होंने अपॉइंटमेंट यहां पर किया। आगे चल करके 1568 में जो इन्हीं एरियाज में, इन्हीं गंग वंश के शासकों ने जहां पे शासन किया, इन्हीं में ही अगर आप देखेंगे तो गजपत शासकों का शासन हुआ। गजपति शासक मतलब वही उड़ीसा के जो शासक हैं, गजपत शासक उनको बोला जाता है। गजपत शासक हुआ करते थे मुकुंद देव का बंगाल के एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था नवाब सुलेमान करानी, सुल्तान सुलेमान करानी। इनके साथ में एक युद्ध हुआ, तो इनकी तरफ से इनका एक सेनापति था जिसका नाम था काल पहाड़। ये सेनापति था इनका, ये युद्ध करने आया
जिसमें मुकुंद देव जो है वो पराजित हुए और इस काल पहाड़ ने तब इस मंदिर के ऊपर अटैक किया। कुछ लोगों ने मूर्तियां निकाल करके बाद पास में ही जो चिल्का जो झील है उसके पास छुपा दिया था, लेकिन इसने खोज निकाला और कहते हैं कि उसको जो है मंदिर के जो मूर्तियां थी उसको नष्ट कर दिया, जला डाला। फिर ऐसा कहा जाता है कि इसकी सेना का पीछा करते हुए एक सैनिक गया और जब इसकी सेना उस मंदिर को तोड़ करके, उस मूर्ति को तोड़ करके जब आगे बढ़ गई तो उस सैनिक ने जल्दी से उस मूर्ति जो कि टूट चुकी थी, जो कि जलाई जा चुकी थी, उसके अवशेष जिसको ब्रह्म कहा गया, उस ब्रह्म को उसने कलेक्ट कर लिया बेसिकली। मतलब वो एक राख थी जिसको उसने कलेक्ट किया। उस राख को काफी समय वापस, मतलब राख को लेकर के वहां से चले गए जिससे कि किसी और दूसरे के हाथ में ना लग जाए। कहते हैं कि उसको किसी मृदंग में छुपा करके वो ले गए थे। बहुत बाद में आगे चल करके खुर्दा के एक राजा हुए, राजा रामचंद्र देव, उनको ये राख दोबारा वापस की गई तकरीबन 8-10 साल बाद। तो 1575 में उसी चीज को लेकर के इस मंदिर को रीस्टैब्लिश खुर्दा के राजा रामचंद्र सेन ने स्टैब्लिश करवाया। और इसके बाद ये जो इलाका है, जो खुर्दा का पूरा इलाका, उड़ीसा के आसपास का जो इलाका है, मंदिर का जो परिसर का इलाका है, वो मुगलों ने इन्हें स्वतंत्र जो है तौर पर वापस जो है रिटर्न कर दे दी। और ये सब चीजों के माध्यम से अगर आप देखेंगे कि दोबारा से इस पूरे के पूरे टेम्पल आर्किटेक्चर को रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम जो है वो यहां पर राजा रामचंद्र देव के द्वारा एक बार फिर से कराया गया। इनके बाद ये 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात हो रही है, 1575 की। तो तब जाकर के जब उन्होंने ये सारे काम कराए तो इनको एक टाइटल दिया गया जिसका नाम हुआ अभिनव इंद्र युग्मा। इंद्र युग्मा के बारे में कहा जाता है कि इंद्र युग्मा भगवान राम के भतीजे हुआ करते थे जिन्होंने इस टेम्पल को वास्तविक रूप में कभी बनाया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब इन्होंने इसको बनाया दोबारा से, इस वजह से इनको एक टाइटल दिया गया अभिनव इंद्र युग्मा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। जब मुगल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठे तो 1692 में मुगल राजा बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर में ताले लगवा दिए और ये ताले दोबारा तभी ओपन हुए जब मुगल बादशाह की 1707 में डेथ हो गई। आगे चल करके इस मंदिर परिसर पर ब्रिटिशर्स, या हम यूं कह सकते हैं कि मराठा और ब्रिटिशर्स का भी आधिपत्य रहा। मराठों ने इस पर 1771 में और अंग्रेजों ने इस पर 1803 में नियंत्रण रखा। बाद में जाकर के 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रीली जो उड़ीसा के राजा हुआ करते थे उन राजाओं को इसे वापस कर दिया। तब से ये हमेशा से उड़ीसा के क्षेत्र में रहा जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं रहा। तो ये पूरा मैंने आपको इसका इतिहास बताया। अब आइए जानते हैं इस टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा है, इस आर्किटेक्चर के बारे में आइए समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2027 या 2028 के लिए लंबे समय की तैयारी करना चाहते हैं तो P2I का लॉन्ग टर्म बैच आप लीजिएगा, जो कि आपको विरद लाइव कोड पर सभी फैसिलिटीज के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो 11 नवंबर से इसका बैच भी शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। अब आइए मंदिर वास्तुकला के ऊपर एक बार एक नजर डालते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो बेस जो है इसका ये नागर शैली है, लेकिन नागर शैली की ये एक उपशैली है। नागर शैली की एक उपशैली है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कलिंग वास्तुकला। मंदिर को अगर आप देखेंगे तो मंदिर में 4 बड़े बड़े हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। एक जो मुख्य मंदिर है जिसे देउल मंदिर के नाम पर जाना जाता है, तो एक हिस्सा आपका हो गया देउल या विमान। इसी के नीचे आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। ठीक है, मुख्य मूर्तियां इसी में देखने को मिलेंगी। दूसरा हिस्सा आगे का जो है जिसको जगनमोहन कहा जाता है। साधारणतया जगनमोहन मंडप होता है। ठीक है, तो ये जगनमोहन का हिस्सा है जो कि एक मंडप है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से मंडप का हिस्सा है। उत्तर भारत के मंदिरों में इस प्रकार के मंडप पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर इस मंडप को जगनमोहन कहा जा रहा है। इसके अलावा नट मंडप और भोग मंडप है। नट मंडप में सामान्य तरीके से लोग गैदरिंग करते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। नृत्य इत्यादि का काम यहां पर भी होता है। और दूसरा है भोग मंडप, जो कि इसी के पैरेलल में पश्चिम की ओर, पीछे की ओर आप देख रहे हैं, ये भोग मंडप है। तो ये 4 मुख्य आर्किटेक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे।
ये 4 घटक मंदिर वास्तुकला में आपको यहां पर दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा विमान और जगनमोहन की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों मुख्य टेम्पल के तौर पर आपको दिख रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये विमान वाला हिस्सा और ये जगनमोहन वाला जो हिस्सा है, इन दोनों को अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक यानी ऊर्ध्वाधर अवस्था में 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग पिष्ठा बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये है पिष्ठा। ये आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, यानी कि देउल में भी देखने को मिलेगा और जगनमोहन में भी आपको पिष्ठा देखने को मिलेगा। दूसरा है बाड़ा वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये बाड़ा है या बड़ा इसको बोल सकते हैं। इस बड़ा में भी 2 अलग अलग हिस्से हैं, जैसे बरांडी और जंघा। जंघा आपको ऊपर भी देखने को मिलेगी, यहां पर भी ये छोटा सा हिस्सा जो इसको टिका रहा है इस पूरे के पूरे टेम्पल को, उसको जंघा कहते हैं। इसके बाद एक जंघा यहां पर भी आपको बनती हुई देखने को मिल रही है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो जंघा का हिस्सा है ये गंडी के अंतर्गत आता है। तो एक हो गया पिष्ठा, दूसरा हो गया बड़ा, तीसरा हो गया आपका गंडी। ठीक है, और चौथा जो है वो पीढ़ा है। पीढ़ा वाला जो हिस्सा है, ठीक है, पीढ़ा वाला हिस्सा जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है आपको हिस्सा पीढ़ा वाला देखने को मिल रहा है। ये जगनमोहन में आपको ये पीढ़ा मंडप देखने को मिल रहा है ना। और फिर आगे ऊपर की ओर जो है वो शीर्ष है। ठीक है, ऊपर की ओर आपका शीर्ष है, ये वाला पूरा हिस्सा शीर्ष में आता है। इसमें ये वाला हिस्सा जो है वो घंटा वाला जो हिस्सा है वो शीर्ष में आता है। तो ये जो शीर्ष है इसमें आप एक हिस्सा आमलक का देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आमलक कहलाता है, और ये जो पूरा का ऊपर का हिस्सा है ये कलश कहलाता है। तो इस तरीके से ये देउल है, और ये रेखा देउल के तौर पर जाना जाता है। इसमें एकदम बीचों बीच में नीचे की ओर आएंगे तो यहीं पर आपको इसी के सीध में आपको नीचे जो है गर्भगृह टेम्पल का देखने को मिलेगा। नट मंडप और भोग मंडप जिनकी बात मैंने यहां पर करी, ये पश्चिम की ओर एक दूसरे से एकदम एक पूर्व पश्चिम दिशा में है, और ये आपको एक लाइन में अलाइंड वे में देखने को मिलते हैं। आप दिख रहे हैं ये पीछे की ओर अलाइंड है, पीछे की ओर एकदम आमने सामने, ऐसे नहीं है। मतलब ये देखें तो आप ये एक एल टाइप का शेप यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे करके। एक मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार भी हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस वाले आर्किटेक्चर में देखिए आपको 4 द्वार दिख रहे होंगे। ये वाले चित्र में, इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको इसमें 4 द्वार भी दिख रहे होंगे। वो 4 द्वार देखिए, एक यहां पर है, ठीक है, एक जो है आपका यहां पर है, एक यहां पर है, और एक जो है ये आगे के हिस्से में। ये 4 द्वार हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। ये चारों द्वार मैंने आपको यहां पर भी दिखाए हुए हैं, जिसमें से मुख्य द्वार जो है जिसको पूर्वी द्वार के तौर पर जाना जाता है, इसको पूर्वी द्वार को सिंह द्वार भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वी द्वार को हम लोग सिंह द्वार भी कहते हैं। इसमें आगे की ओर एक सिंह बना हुआ है नीचे के हिस्से में, ये पूर्वी द्वार है। ये पश्चिमी द्वार है, ये अश्व द्वार के तौर पर जाना जाता है। इसमें देख सकते हैं आप एक अश्व भी बना हुआ है। पश्चिमी जो द्वार है ये व्याघ्र द्वार है, इसमें व्याघ्र बाघ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और उत्तरी द्वार जो है वो हस्ती द्वार है, इसमें हस्ती दिख नहीं रहा, हाथी दिख नहीं रहा, बट इसमें भी आपको ये द्वार इस तरीके से दिखाई देंगे। बाकी 3 में तो आपको स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा। जब मैं इसको एक थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूं आपको, देखिए ये पूर्वी द्वार है, ये पूर्वी द्वार है, ये आपका ये पश्चिमी द्वार है, जिसमें आपको यहाँ पर घोड़ा भी बना हुआ दिख रहा है। और ये कौन सा है, ये सदर्न है, ये सदर्न गेट है, ये वेस्टर्न गेट है, ये पश्चिमी द्वार है। फिर आप देख सकते हैं ये उत्तरी द्वार है। ठीक है, आइए इसकी कुछ और तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। ये देखिए पूर्वी द्वार ही है, ईस्टर्न एंट्रेंस गेट जो मुख्य गेट है, ये 1668 की तस्वीर है। और यही तस्वीर जो ईस्टर्न गेट की है ये 2008 में ली गई है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो सिंह द्वार है, इसमें देखिए यहाँ पर नीचे की ओर सिंह बना हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पर सिंह बना हुआ। अब इस वाली तस्वीर में आपको ये सिंह नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सामने जो है वो भीड़ वगैरह है। इसी सिंह द्वार के आगे आपको एक पिलर भी दिख रहा है, अभी इस पिलर के बारे में बताता हूं। ये देख सकते हैं आप सदर्न गेट है, ठीक है, ये आपका सदर्न गेट है। ये देख सकते हैं आप सदर्न गेट टेम्पल का 2008 में ली गई तस्वीर है, और ये 1668 में ली गई तस्वीर है। ठीक है, ये आपकी 1668 में ली गई तस्वीर है। दोनों अलग अलग तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं पूर्वी गेट पे एक आपका ये जो लॉयन गेट है उस पे जो है आप देख सकते हैं
एक सन पिलर बना हुआ है, सूर्य स्तंभ इसको कहते हैं। कई सारे जो टेम्पल्स होते हैं उसमें मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जो है एक स्तंभ बनाया जाता है। ये स्तंभ इस बात की निशानी होते हैं कि यहाँ से मेन जो टेम्पल की जो प्रेमाइसेस है वो स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से आपको टेम्पल के रूल रेगुलेशंस जो हैं वो आगे फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये एक मेन चीज आपको यहाँ पर और देखने को मिलेगी। आयोग की मंदिर वास्तुकला के बारे में भी आपको ठीक तरीके समझ में आया होगा। चलिए अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक प्रश्न छोड़ करके जाता हूं और सबसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोंडगंगा देव ने करवाया था। ध्यान रखें, प्रश्न का जो स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़िएगा। इसे यमनिका तीर्थ कहा जाता है। यहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो मैं आपको एक पॉइंट यहां पर लिख देता हूं जहां पर इसमें बहुत सारे नाम लिखे थे मैंने, ठीक है, बहुत सारे नाम यहां पर लिखे थे ना, ये इस जगह पर। तो आप यहां पर यमनिका तीर्थ भी लिख सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला ऑप्शन जो है कैसा है। यमनिका तीर्थ इसको कहा जाता है। यमनिका शब्द यम से आया है। कहा जाता है कि यहां पर यम जब आए तो उनकी शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि यहां पे भगवान जगन्नाथ थे, तो उनकी मृत्यु या हरण कर लेने की, जीव हरण कर लेने की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी। इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता था। बिल्कुल, इसे व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। और यह 4 धाम तीर्थ यात्राओं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर का एक हिस्सा है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, सही कथन का चुनाव कीजिएगा। करेक्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो विरद लाइव नाम से, विरद लाइव जो कि मेरा कोड भी है, इसी नाम से आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से मिल जाएगी। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।